ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान ने 12 ड्रोन एक साथ गिरा दिया और ये बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे ममालिक हैं। अगर आप बात करेंगे अखलाकी तौर पर तो ज़ाहिर बात है, ईरान एक मुस्लिम ममालिक है, बरादराना मुल्क है, पाकिस्तान के उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ईरान को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन बराह रास्त इसमें पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन अखलाकी तौर पर सिफारती सतह पर जितनी आवाज़ उठा सकता है वो उठाएगा। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं अमेरिका की मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान को नज़रअंदाज इसलिए नहीं किए जा सकते, खित्ते में सबसे एक अहम मुल्क है, ठीक है? फिर अगर आप बात कर रहे हैं कि कौन-कौन शामिल हो सकता है या कौन उसको सपोर्ट करेगा, तो देखिए अरब कंट्रीज़ भी अखलाकी तौर पर बीन मुस्लिम कंट्रीज़ सपोर्ट करेंगे। और इस हवाले से ओआईसी को भी अपना किरदार वाज़ेह करना होगा। ओआईसी बिल्कुल खामोश है। ओआईसी ने अपना सही तरीके से वाज़ेह तौर पर कोई आवाज़ इसके लिए बुलंद नहीं की। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि जंग रोकने के लिए इजलास बुलाना चाहिए। जिस कंट्री में ईरान से आए टमाटर को फेंक दिया जाता है कि ये शिया टमाटर है, इसे हम नहीं खाएंगे, क्या उस शिया को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? नमस्कार, हमारे साथ आज हैं अरसलान साहब। बहुत दिन बाद बिजी रहते हैं, लेकिन इनसे जो इनसाइट मिलता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो शायद ही किसी और से मिलता है। हमारे अरसलान साहब से, अब कई बार अरसलान साहब खुद ही बोलते हैं, यार मुझसे क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछते हो कि मैं इमरान खान का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, सहाफी हूँ, मैं यही काम करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ मैं कि मैं इनसे क्वेश्चन वही पूछूंगा। इमरान खान ने अडियाला जेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये भी बोला कि कोई भी अमेरिकन ऑफिशियल मुझसे मिलने नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये वही यूएस कॉन्स्पिरेसी वाली बात यहाँ आती दिख रही है क्या, अरसलान साहब? थैंक यू सो वेरी मच रोहित। एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके रूबरू हो सकूं और आवाम को बता सकूं, बिलखुसूस भारतीय जनता को, कि क्या चल रहा है। और आप बड़ी अच्छी गहरी निगाह रखते हैं और वाकई आपने जब मुझसे कांटेक्ट किया और जब आपने मुझे बताया कि इन स्टोरीज पर हमने बात करनी है और बस जल्दी जल्दी हम आ गए, तो मुझे वाकई ऐसा फील हुआ कि आई एम द स्पोक पर्सन ऑफ दैट पार्टी, माइट बी और माइट बी थिंकिंग लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम एन जर्नलिस्ट। तो ऐसा है कि ये कहा गया है, इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन अनऑफिशियली जो मीडिया के जर्नलिस्ट है उनसे गुफ्तगू हुई थी उनकी, और उन्होंने बड़ी खुल के पहली मर्तबा बातचीत हुई। इसमें जो यूएस कॉन्फ्रेंस जो पीछे खिचड़ी पकड़ी है उसका भी जिक्र है, ठीक है? उसका भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। उस पर भी हम आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान ने पहली मर्तबा अनऑफिशियली मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। बड़ा खुलकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से लंदन प्लान के जरिए उनकी हुकूमत को गिराया गया, और नून लीग और इसके साथ साथ जनरल बाजवा और आज क्या कहते हैं, जनरल बाजवा और लंदन प्लान, नवाज शरीफ की बिटवीन प्लान हुआ, और फिर आसिम मुनीर को उसमें इन्वॉल्व किया गया। फिर बहुत सारी इस हवाले से उन्होंने बातें की, तोशाखाना केस के हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इससे कबल कभी उन्होंने डिस्कस नहीं की या उस तरीके से उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने तोशाखाना केस के हवाले से बड़ी अहम बात की। जब उस केस की हेयरिंग थी तो उन्होंने कहा कि जी 18 मिलियन एक गोल्ड के सेट की कीमत है, लेकिन रेफरेंस में तो वो मेंशन ही नहीं है, ये रेफरेंस में तो डिफरेंट लिखी हुई है। तो केस यहाँ से झूठा है। फिर उन्होंने एक बात बड़ी अहम की कि उनकी जो अहम रहनुमा है, जो जैसे शाह महमूद कुरैशी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर परवेज इलाही साहब हो गए जो कि सदर है वहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आप ये देखें कि वो ये कह रहे थे कि अगर वो अभी भी गुफ्तगू कर लेते हैं, अगर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दे दी जाती है, तो उनके सारे केसेस 2 मिनट में खत्म हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो भी एक जैसी वो एक मुकदमे में उनकी बेल होती है तो उन्हें दूसरे मुकदमे में धर लिया जाता है। जैसे ही वो जेल के गेट से निकलते हैं तो किसी और मुकदमे में उन्हें फिर जो है वो मेहमान बना लिया जाता है सरकारी। और ऐसे ही सरकारी मेहमान बनाने का सिलसिला परवेज इलाही साहब के साथ भी जारी है, क्योंकि उनकी 2 मुकदमा में बेल हुई, तो आज जो है वो जबरी भर्तियों यानी जाली भर्तियों के हवाले से या बोगस तरीके से जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए उनके केस में उनको आज दोबारा धर लिया गया है, फिर उन्हें सरकारी मेहमान बना लिया गया है। तो देखिए ये चीजें में फिर बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने बात की, जब एक मीडिया नुमाइंदे ने उनसे सवाल किया कि उन्हें जहर दिया गया ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पे उनका यही कहना था कि देखिए जब तक एंडोस्कोपी नहीं होती वी कुड नॉट से एनीथिंग, because it's really difficult to predict or say anything about it earlier. It's too early to talk about that. रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि
उनको ज़हर दिया गया ऐसा कहा गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की तशख़ीस इस तरीके से हुई थी, इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह से लगाया गया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो जब उन्हें ग़िज़ा दी जा रही थी, उनका पूरा गला, मुँह पक चुका था, बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया। तो इससे इस तरीके से ऑब्ज़र्व हुआ जैसे उन्हें ज़हर दिया गया है या उनकी तबीयत इस तरीके से। फिर 18 मार्च को उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया और उन्होंने कहा कि इस सीसीटीवी फुटेज क्यों सामने नहीं ली जाती? जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर जो है वो सादा लिबास एहलकारों ने 24 घंटे पहले ही कब्ज़ा कर लिया था और उनको कत्ल करने की साज़िश की जा रही थी। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बातें की हैं, ये आप देखें तमाम पेपर्स में ये छपी हुई है, तमाम न्यूज़ चैनल्स ने तो ख़ैर उस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये अनऑफिशियली ये बातें हुई हैं, ठीक है? उन्होंने अपने कत्ल के हवाले से बात की, फिर उन्होंने एक बात बड़ी अहम की कि बेसिकली पीटीआई के जितने भी जो बरतानवी निजात हैं या जो भी यूएस सिटीजन्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि जी यूएस कॉन्सुलेट जनरल मुलाकात करे, क्यों नहीं कर रहा? दूसरी जानिब से कहा जाता है कि जी जेल में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, अब जो तो इस हवाले से आपने ज़िक्र भी किया था मुझसे जब हम बात कर रहे थे, तो मैथ्यू मिलर जो यूएस के हैं स्पोक पर्सन, उन्होंने उनसे ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था इस हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्सुलेट जो पाकिस्तान में मौजूद है वो बेहतर तौर पर जवाब दे सकता है। ये बात सच है कि यूएस कॉन्सुलेट जनरल जो कि पाकिस्तान में है वो अडियाला जेल गए थे और उन्होंने जो भी यूएस के ऐसे अफराद जो कि किसी भी मुकदमात में उनको सजा हुई है, उस हवाले से जाहिर जाफर का नाम सामने आया था कि उनसे मुलाकात करने गए थे जो अपने गर्लफ्रेंड के मर्डर के केस में उन्हें सजा हो चुकी है। तो वहीं से करीब कुछ जो दीगर बैरिक होते जेल के अंदर, वहीं पर इमरान खान भी थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस चीज़ को शायद छुपाया जा रहा है। आप ये देखें कि अदालतों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप देखें जजेस की तरफ से ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आई, उन्होंने कहा कि जजेस कह रहे हैं कि हमें एजेंसियां धमकियां दे रही हैं, ठीक है, और हमें जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन जजेस को चाहिए कि वो कानून की हुक्मरानी को, वो लाकानूनियत नहीं बल्कि हुक्मरानी को बरकरार रखें, इंसाफ के ऊपर बात करें। ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये तमाम बातें कही। फिर इसके साथ-साथ उन्होंने बात ये कही कि असलन भाई मैथ्यू मिलर से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्यों नहीं गए, उन्होंने भी जवाब गोलमोल दिया, जबकि एक आदमी जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे उससे मिलने गए हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स, लेकिन इनसे नहीं मिले। ये गेम क्या है? देखिए, इनसे मिलने नहीं गए। अब ये मैं इस हवाले से क्या कहूँ, रोहित आप खुद समझदार हैं, आर्मी के ऊपर एलिगेशंस लगते रहे, लेकिन वही कहते हैं ना किसी एक के ऊपर अगर एलिगेशन है तो पूरा इदारा तो उसके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि पूरे इदारे के दरमियान और उनके दरमियान माबैन तफरीक पैदा की जाती है। तो पीटीआई को अगर बात की जाए 8 फरवरी की, अगर बात की जाए 9 मई वाकयात की, तो हमने यही देखा कि उन पर एलिगेशंस लगते रहे हैं, ठीक है। और फिर बड़ी अहम बात रोहित, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैथ्यू मिलर से भी क्वेश्चन हुआ था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 48 घंटों से ये चीज़ कही जा रही थी, 24 घंटों से, कि ईरान अटैक कर सकता है। और हमने देखा कि ईरान ने एक बहरिया के जहाज पर कब्जा भी कर लिया था इसराइल का। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ ही घंटे कबल मेरे ख्याल से जब ये प्रोग्राम देखा जा रहा होगा तो ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान ने 12 ड्रोन एक साथ गिरा दिया और ये बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कामाकाजी ड्रोन्स, जी एग्जैक्टली, सुसाइड अटैक्स ये कर दिए गए हैं उन पर, अब एक साथ लॉन्च किए गए। और ये देखिए आज की बात नहीं है, ईरान गुज़िश्ता 5-6 साल से बड़ा जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था, काफी पाबंदियां ईरान पर लगी हैं। फिर आप ये देखें कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत थी, वो उनके दिल में एक बहुत बड़ा जो है वो एक तीर की तरीके से पड़ा हुआ था। फिर शाम में आप देख लें क्या होता रहा है, लेबनान में क्या होता रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अब यूएस तो खबरदार कर रहा था कि ईरान जो है वो गलती ना करे, इसराइल पर हमला करने की बिल्कुल दिफा किया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता इस बात पर मातम किया जाए, सर पीटा जाए, रोया जाए या फिर हंसा जाए। रोहित, अमेरिका सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की बात करता है, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा हुकूक की पामाली हुई है, आप ये देखें इंटरनेशनल लॉ के ऊपर इसराइल बोल रहा है कि ईरान जो है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। क्या बैनुल अक़वामी क़वानीन अमेरिका पर इम्प्लीमेंट नहीं होते? क्या बैनुल अक़वामी क़वानीन इसराइल पर इम्प्लीमेंट नहीं होते? क्या वो बरी उज़्ज़मा है इन लॉ से?
ह्यूमन राइट्स है। आप देखिए बच्चों पर हमले हुए हैं, 35,000 बच्चों को, खवातीन को और मर्दों को मारा गया है फलस्तीन में। आप भी जानते हैं इसराइल की जानिब से, तो उस टाइम इंटरनेशनल लॉ सोया हुआ था। अब जब इन रिटर्न रिएक्शन की बात हो रही है तो देखेंगे तो पूरी दुनिया को लपेट में ले रहा है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जंग किसी की भी मफाद में नहीं है, और ये जंग बहुत पहले इसके हवाले से कोशिशें की गई, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो सलामती कौंसिल इस हवाले से अमन की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। यूनाइटेड नेशन का, यूएन का किरदार बड़ा कोई वाजे नहीं रहा। फिर जितने भी मुल्क इसमें शामिल थे, अगर वो जंग के रोकने को में वोट देते हैं कि जी जंग रुकनी चाहिए, फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, तो आप ये देखिए कि यूएस पीछे खड़े होकर वेटो कर देता था। फिर दीगर ममालिक जो है उसमें कुछ कंट्री शामिल नहीं होते थे। तो देखिए खुद आपने इंसानी हुकूक की आप बात करते हैं, आप उसके अलमबरदार बनते हैं, लेकिन उसका इत्तलाफ आप पर नहीं होता, आप फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका एक सिटीजन, उसको कुछ भी होता है या उस पर अटैक होता है, तो फिर आप जो है इंटरनेशनल लॉ आपको याद आ जाता है, ह्यूमैनिटी याद आ जाती है। उस टाइम आपकी ह्यूमैनिटी क्यों नहीं जागी जब 35,000 लोग मार दिए गए थे? तो मेरे ख्याल से ईरान जो है वो, इसने अमेरिका को भी ये खबरदार किया था, और ये सीआईए ने रिपोर्ट जारी की थी गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता शब, कि हो सकता है मुमकिन तौर पर कि ईरान रिएक्शन देगा, अटैक करेगा। तो जब इतनी बड़ी रिपोर्ट यूएस खुद ब्रेक कर रहा है, उनका सीआईए ऑफिशियल्स ये न्यूज ब्रेक कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनकी भी राब्ते हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक से, उनकी भी बराह रास्त गुफ्तगू हुई है, जिसमें चाइना भी है और दीगर अरब कंट्रीज से भी उन्होंने राब्ते किए यूएस ने। और उसमें यही कहा गया कि ठीक है, आप अपना, ईरान की जानिब से भी यही कहा गया कि ठीक है, आप जो है वो बराह रास्त इसमें ना है, अमेरिका पीछे कवर करता है तो कवर करता रहे, लेकिन यह है कि साथ देगा, ये दफा करेगा, लेकिन इससे बाज है क्योंकि हमने हिसाब किताब पूरा करना है। रोहित, 5 से 6 साल में 10 से 15 ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो कि इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईरान में की गई, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत हो गई, तो वो तो एक बहुत बड़ा वाकया था, और उन्होंने कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिर रुक गए। और अभी आप हाल ही में देखें कि जो भी मामला चलते गए, इनके एक जगह और अटैक किया गया था ईरान के ही एम्बेसी पर, आई बिलीव एम्बेसी था या उनके कॉन्सुलेट जनरल पे वो था, जिसमें उनके कुछ मेंबर्स मारे गए थे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली दैट, लेकिन ऐसे एक वाकया और हुआ था रिसेंटली, तो उसके बाद ये कहा गया था कि जी इसका जवाब दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो भी अटैक ईरान करने जा रहा है, अगर चाहे इसको रोक दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर अटैक की तरफ जाता है ये मामला, तो देखिए पूरी दुनिया को अपने लिपेट में लेगा, और इससे सब इफेक्टेड होंगे, न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, खत्ते में जितने ममालिक हैं वो सब इफेक्ट होंगे। क्योंकि आप देखें रूस भी इस जंग में कूदेगा, ठीक है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, चाइना भी एक तरफ से सपोर्ट करेगा ईरान को, ठीक है, फिर पाकिस्तान भी जाहिर है इस्लामी मुल्क के पड़ोसी उसमें लगती हैं, सरहदें मिलती हैं, तो वो भी उन्हें सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो ये सवाल था बड़ा अहम कि ईरान, जब मैथ्यू मिलर का आपने क्वेश्चन किया मुझसे, कि सहाफी ने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी, ताकि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो और ये यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो, जहाँ पर दाइश का भी जिक्र आ जाएगा, कुछ ऐसे वाकयात जोड़ दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ इस तरह के मामला, एक टेंशन पैदा की जाएगी, ठीक है, ताकि ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहे, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी कभी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर आप ये देखें, अगर अरब कंट्रीज भी इसमें शामिल होते हैं रोहित, तो फिर अगर अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए जिस हद तक भी चला जाए, जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने ये देखा था थोड़ी देर पहले ही हमने कि एक स्टेटमेंट इसराइल की जानिब से आया था कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हम रेडी हैं, ईरान ने जो करना है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूएस ने कहा कि जी हम सपोर्ट करेंगे, और अपने तमाम मेंबर्स की उन्होंने नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी। इवन इंडिया ने भी अपने कॉन्सुलेट जनरल जो भी वहां थे उनको इसराइल में मना कर दिया, वहां से हमले को बुला लिया, या 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले मुल्क खाली करने का कह दिया। तो देखिए इसराइल के पास पावर तो है, डिफेंस के लिए उनका बजट बहुत ज्यादा है, हथियार भी है, लेकिन जब वही हथियार कम पड़ जाएंगे, जब 3-4 ममालिक एक साथ शामिल हो जाएं, जहां सुपर पावर जैसे चाइना जो है, जो कि डिक्लेयर होने जा रहा था लेकिन हुआ नहीं, फिर रूस उसके साथ है, तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, फिर तुर्की भी इसी में शामिल है, फिर दीगर ममालिक है, तो कहीं ना कहीं अब इसराइल को जो है वो घुटने टेकना पड़ेंगे, वरना इस जंग का, इस हलाकतों का, इन शहादों का खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, और ये किसी के भी फेवर में नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ना वैसे किसी हवाले से भी, और ह्यूमैनिटी के हवाले से ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि नुकसान ही होगा ना।
मजीद जाने जाएंगी, तो ये किसी भी मुल्क के हक में नहीं है, और इससे पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होगी रोहित। महंगाई अभी कुछ ईरान भी नहीं है, जो आने वाले दिनों में होगी। ईरान ने पहली बार अटैक किया है इसराइल पे डायरेक्टली, और इसका खामियाजा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है पूरी वर्ल्ड के लिए, सिर्फ ईरान के लिए नहीं। जो डेटा एग्जैक्टली। साल में पहले वेव में 12 ड्रोन थे, कामाकाजी ड्रोन। कामाकाजी एक्चुअली नाम कहां से आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो प्लेन चलाते थे, वो फाइटर जेट उड़ाते थे, जापानीज पायलट जो सुसाइड मिशन पे होते थे, उनको कामाकाजी पायलट्स बोलते थे। ये कामाकाजी ड्रोन जो हैं, ये भी सिंगल साइड जाते हैं, वहां जाके सुसाइड अटैक मारते हैं। मतलब ड्रोन मींस इसमें कोई आदमी नहीं होता, ड्रोन ही सुसाइड अटैक मारता है। तो कामाकाजी ड्रोन 12 थे पहले उसमें, उसके बाद कई वेव्स जा चुकी, 50 से ज्यादा कामाकाजी ड्रोन है। खबर ये भी आ रही है कि क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च किए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। ये जो वॉर है, इसमें पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, और पाकिस्तान ने अब तक ओपनली ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखिए, पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे ममालिक हैं। अगर आप बात करेंगे अखलाकी तौर पर, तो ज़ाहिर बात है, ईरान एक मुस्लिम ममालिक है, बरादराना मुल्क है, पाकिस्तान की उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, और आमदोरफ्त रहती है, वहाँ ज़ियारतें हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि सालों में हज़ारों ज़ायरीन जाते हैं और वहाँ पर हज़रत अली के रोज़े पे भी। तो बात दरअसल ये है कि ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान ईरान को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन बराह रास्त इसमें पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन अखलाकी तौर पर, सिफारती सतह पर जितनी आवाज़ उठा सकता है, वो उठाएगा। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं अमेरिका की भी मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान को नज़रअंदाज इसलिए नहीं किए जा सकते, खित्ते में सबसे एक अहम मुल्क है, ठीक है? फिर अगर आप बात कर रहे हैं कि कौन-कौन शामिल हो सकता है या कौन उसको सपोर्ट करेगा, तो देखिए, अरब कंट्रीज़ भी अखलाकी तौर पर बीन मुस्लिम कंट्रीज़ सपोर्ट करेंगे, और इस हवाले से ओआईसी को भी अपना किरदार वाज़ेह करना होगा। ओआईसी बिल्कुल खामोश है, ओआईसी ने अपना सही तरीके से वाज़ेह तौर पर कोई आवाज़ इसके लिए बुलंद नहीं की। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि जंग रुकने के लिए इजलास बुलाना चाहिए, ये जंग रुकनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है। ये तो इंसानी हुकूक की तंजीम ने खुद अपने नुकात बताए हुए हैं कि खवातीन और बच्चों पर कभी हमला नहीं किया जाता जंग में। आप देखें, सबसे ज्यादा बच्चों को मारा गया है, खवातीन पर हमले हुए हैं, खवातीन की शहादतें हुई हैं वहां पर। तो ईरान की जानिब से अटैक किया गया है, और इसका जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत तगड़ा जवाब हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ईरान ने जिस तरीके से माजी में जो है सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और जितने वाकयात हुए मैंने आपको गिनवाए ना, कि इस 5 से 6 साल में 10 से 15 ऐसे बड़े वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिसके बाद ईरान ने हर मर्तबा ये कहा कि जी जवाब देगा, लेकिन फिर उसने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और कोशिश की कि जी जंग किसी के मफाद में नहीं है। वरना ईरान ने, आप ये देखें कि इससे पहले शाम में या इराक में ईरान ने जंग लड़ी थी, 8 साल तक वो जारी रही। उसके बाद ईरान ने कभी भी किसी मुल्क से बराह रास्त जंग नहीं ली, मोड़ नहीं ली। लेकिन इस मर्तबा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, यूएस और ईरान के वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है? और इज़राइल सबसे ज़्यादा, यूएस जो है वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, फिर बर्तानिया भी वहीं पर है, फ्रांस भी है, और आई डोंट नो, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा इस जंग में, क्या इंडिया इन्हीं को सपोर्ट करेगा कि जी जो फलस्तीन में हो रहा है वो सही हो रहा है, या वो भी इंसानियत के नाते इस हवाले से कोई आवाज उठाएगा? इंडिया इंसानियत के नाते बहुत सारी आवाजें उठा चुका है, और इंडिया साफ बोल चुका है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, लेकिन हमास के साथ नहीं है। हम फिलिस्तीन को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन हमास ने जो काम किया वहां पे इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया। ये चीज। हाँ, दूसरी चीज, इस वॉर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ बोल चुके हैं कि हम दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। किसी भी तरीके की वॉर को इंडिया अपोज करेगा। ये जो हमला हुआ है इसको भी अपोज करेगा इंडिया। एग्जैक्टली। तो सेम वही पॉइंट है रोहित, की जिस तरीके से आपने बताया, तो पाकिस्तान में भी जो भी हमास ने शुरू में अटैक किया, वो भी ज़ाहिर है माजी में भी हमले होते रहे। फलस्तीन में कोई आज की तारीख तो नहीं है, इसराइल तो एक अरसे से वहां पर जुल्म सितम ढाए हुआ है, और कितनी बार आवाजें उठती रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। जब तक वहां पर जुल्म हो रहा था, जबर हो रहा था, हमास ने अटैक कर दिया, ठीक है, गलत किया, इतने मिसाइल दागे गए, उनको काउंटर कर लिया गया, लेकिन उसके बाद जितना बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया गया, और जितना बड़ा जानी नुकसान हुआ है, अलमिया हुआ है, खवातीन बच्चों की हलाकतें हुई हैं, तो आप नहीं समझते कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए? क्योंकि ये बढ़ रहा है। आज ये ईरान इसमें कूदा है, कल को अगर इसमें रूस कूद जाता है, चाइना कूद जाता है, क्या आप समझते हैं कि ये किसी की भी मफाद में हो सकती है ये चीज? क्योंकि यूक्रेन और रूस का ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता है। रूस ने यूक्रेन पर भी हमले जारी किए हुए हैं, फिर यहाँ पर
इसराइल ने फलस्तीन को मरकज बनाया, ईरान इसमें कूद पड़ा है, तो ज़ाहिर बात है ये तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। लेट्स सपोज कि अगर न्यूक्लियर वार खुदा न खास्ता अगर हो जाती है, तो क्या अर्थ रहेगा? क्या हमारी कंट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या क्लाइमेट चेंज नहीं होंगे? बहुत बड़ा नुकसान होगा रोहित, ये किसी की भी उसमें हक में नहीं है। और मेरे ख्याल से इस हवाले से तमाम ममालिक को बैठकर होश के नाखून लेकर इस हवाले से आवाज बुलंद करनी होगी, वाज़े एक किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अमेरिका अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इस टाइम, मैंने आपको बताया ईरान ने अगर अटैक कर दिया, जो कि वो कह रहा था कि करेगा, और यूएस ने अगर से रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक सका, ईरान ने कर दिया, तो आप नहीं समझते कि ये एक पंगा ले लिया, एक बहुत बड़ी बात हो चुकी, तो अब ये जंग फैलेगी, ये रुकने वाली नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल भी अब रिएक्शन देगा और इसराइल उससे दुगना देगा। जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो फिर इसमें तमाम ममालिक कूद सकते हैं, और फिर बड़ी वाज़ेह तारीख है। जी भाई, जिस कंट्री में ईरान से आए टमाटर को फेंक दिया जाता है कि ये शिया टमाटर है, इसे हम नहीं खाएंगे, क्या उस शिया को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? ये रोहित, ये बड़ी अहमकाना बात है मेरे हिसाब से कि ईरान से आए टमाटर को ये कह देना शिया टमाटर। पाकिस्तान में शियाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है, और पाकिस्तान में जब यौम आशूरा आता है तो सबसे ज्यादा अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है फिरका जाफरिया के लोग, और उसमें हनफिया के भी लोग होते हैं और दीगर जमातों के भी होते हैं। मौला अली सिर्फ शियाओं के लिए नहीं थे। जी जी, कराची में नारे लगे थे शिया काफिर, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। देखिए बिल्कुल नारे लगे थे। अब अगर मैंने आपको शुरू में कहा ना, कोई अगर एक नारा लगा देता है, ये तो एक आग भड़काई जाती है ना, एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में पैदा करने के लिए इस तरह के मामला होते हैं। उनकी जुलूसों से कबल 300 लाशें गिरा दी जाती है, हजारा बरादरी पर कोयटा में सबसे ज्यादा अटैक होता है। तो जब ये होता है तो फिर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनसे फिर नेगोशिएशन भी की जाती है, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा होता है। उनके प्रोटेस्ट में फिर शिया लोग नहीं होते, ठीक है। शिया और सुन्नियों में क्या है, कलमे का फर्क है। जो हनफिया के लोग हैं वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो अहले तशय्युह हजरात हैं वो कहते हैं अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिल फर्ज। कलमा तो पूरा आगे भी ऐड करते हैं, वो भी अली को अल्लाह के वली मानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज कह देना कि जी टमाटर पे सियासत, ये बड़ी बचकाना बात है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और अगर ये कहा जाता है कि शिया टमाटर, तो भाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहले तशय्युह हजरात बसते हैं, और यौम आशूरा एक बहुत ही अकीदत और एहतराम का दिन है, इस्लाम के लिए कुर्बानियों का वो याद ताज़ा करता है, नवासे रसूल की शहादतों का वो दिन होता है, और उसको सब मनाते हैं। उसको सिर्फ शिया हजरात नहीं मनाते, ये कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया गया है, एक डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह की चिंगारी फेंकी जाती है, ठीक है। तो लेकिन इन रियलिटी का मेरे ख्याल से इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ यहाँ पर देखता हूँ तो मजालिस में सिर्फ मुझे अहले तशय्युह हजरात नजर नहीं आते, अहले सुन्नत के भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीनाजनी करते हैं, मातम करते हैं, तो वो नहीं करते होंगे, ठीक है, लेकिन बैठ के मजालिस वो भी सुनते हैं अकीदत और एहतराम के साथ। जी राइट, तो दैट मीन्स ये बात सही है कि ईरान को पाकिस्तान का सपोर्ट मिल सकता है, और ये वॉर अगर लंबी चली तो इट्स गोइंग टू बी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, और न्यूक्लियर वॉर में भी डेवलप हो सकती है। अरसलान साहब, फाइनल कमेंट कि न्यूक्लियर वॉर हुई तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे इम्पैक्ट होगा। वैसे तो पूरी कोशिश की जाएगी कि ना हो, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट होगा। क्या पाकिस्तान तैयार है इस तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए? देखिए मेरे ख्याल से इसराइल के दांत अब खट्टे हो चुके होंगे ईरान के इस अटैक के बाद। ये अभी वाहिद ईरान का एक अटैक है, ठीक है, और जाहिर बात है अगर पाकिस्तानी टेरिटरी में कुछ होगा या इंडियन टेरिटरी में होगा तो जवाब दिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना, किसी भी मुल्क की अगर आप सालमियत पे हमला करेंगे, एक जगह आप न्यूक्लियर वेपन डालिए तो हवा के साथ रेडिएशन पाकिस्तान भी आएगी, इंडिया भी आएगी। इंडिया भी आएगी। सूरत हाल में आप उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर अटैक नहीं है, वो तो ईरान पे है न्यूक्लियर वेपन। तो उस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान की रेस्पॉन्स टीम्स अपने लोगों को तैयार कर, एक न्यूक्लियर अटैक के केस में कहीं पड़ोस में हुआ है, वहां की रेडिएशन आ रही है, ऐसे के लिए तैयारी है पाकिस्तान के पास? देखिए इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसके लिए पूरी दुनिया को, मैंने अभी आपको वही तो चीज कही रोहित, पूरी दुनिया को उसको होश के नाखून लेकर सोचना होगा। न्यूक्लियर वॉर जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर जापान में अगर यूएस ने नागासाकी के टाइम पे और हिरोशिमा के टाइम पे जो भी धमाके वहां पर किए थे, तो आज भी वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिप हैं, वो गूंगे अंधे बहरे पैदा हो रहे हैं, उसके सिम्टम्स आज तक है।
ठीक है, तो अगर वो न्यूक्लियर वॉर छिड़ती है तो आप खुद सोचें, अगर ये अटैक करते हैं इस तरीके से तो ये पूरी दुनिया को लिपेट में रहेगी। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी तो वो बहुत बड़ी तादाद में हुई थी, फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो वो उससे ज्यादा तादाद में हुई, और इसी तरह के हमें वाकयात, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे थे उस टाइम भी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 मेरे ख्याल से किसी के भी हक में नहीं है, चाहे वो यूक्रेन और रूस के दरमियान हो, चाहे वो इसराइल या फलस्तीन के माबैन हो, या वो फिर इसराइल ईरान के माबैन हो, क्योंकि देखिए इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, तमाम ममालिक मुतासिर होंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में कोई भी मुल्क किसी से कटकर नहीं रह सकता, हर मुल्क की किसी न किसी मुल्क से मफादात वाबस्ता है। अगर शायद इंडिया और पाकिस्तान की हम बात कर लें, दोनों ममालिक हैं, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ भी रहते हैं, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ममालिक एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है, ट्रेड है, चीजें हैं, आमदो रफ्त अगर शुरू होती है तो उससे इंडिया को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। तो सिमिलरली अगर जंग होती है तो उससे नुकसान भी सभी को होना है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होना, इंडिया भी इससे इफेक्ट होगा, उससे अफगानिस्तान भी इफेक्ट होगा, उससे दीगर ममालिक होंगे। और आप समझ सकते हैं, अगर इसमें अगर अफगानिस्तान फिर कूदेगा, सपोर्ट करता है, तो आप सोचें क्या होगा। अगर सऊदी अरेबिया बराह रास्त इसमें नहीं लेकिन अखलाकी तौर पर सपोर्ट करेगा, तो कहा यह जाता है कि मैंने आपको कहा ना कि सफारती सतह पर हिमायत जारी रखी जाएगी मुस्लिम ममालिक की जानिब से अखलाकी तौर पर, लेकिन बराह रास्त इस जंग में मेरे ख्याल से पाकिस्तान या कोई भी दूसरा मुल्क हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, ईरान ने जवाब दे दिया, तो वही मेरे ख्याल से इजराइल को चाहिए कि अब वहां पर जो जंगबंदी है फौरी तौर पर जंगबंदी के इकदाम किए जाए। आज भी आप देखें कितनी वहां पर जो है वो लोगों को शहीद किया गया, कल भी किया गया, ईद के दौरान भी हमले होते रहे, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तो अगर ये सिलसिला चलेगा तो देखिए रिएक्शन आएगा, इतनी हलाकतें हो गई, इतनी अमवात हो गई, इंसानी हुकूक के अलम बरदार चिल्ला चिल्ला कर बोलने के जी हम जो है चाहते कि जी ये ना हो, उन तक खुराक पहुंचे, लेकिन पीछे से आप कहते हैं कि नहीं अगर वो हमले कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर इन्होंने इन पर अटैक होगा तो हम वेपन भी देंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे। तो अमेरिका को भी अपना जो एक क्वेश्चन मार्क वाला किरदार है क्लियर करना होगा, क्योंकि अमेरिका विकेटों के दोनों तरफ खेल रहा है। अगर आप देखें वो एक तरफ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कहता है हम उनका दिफा करेंगे अगर उन पर अटैक होगा, उनकी फौजियों को मीलें पहुंचाई जा रही है मैकडॉनल्ड्स की तरफ से, तमाम फ्री मील दी जा रही है, बहुत सारी चीजें सारी ऑन रिकॉर्ड है, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं जी बच्चों की अमवात पर हमें अफसोस है। फिर पाकिस्तान, इंडिया, दीगर ममालिक को छोड़े, आप ये देखें कि उनके अपने ममालिक में जो जूइश बरादरी है वो कितनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट कर रही है इन हलाकतों के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। बरतानिया की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है रोहित। तो उनके तो अपने ही ममालिकों के अपने ही सिटीजन की तरफ से आग लगा दी गई है, और जो आग इजराइल ने लगाई है, जो आग अमेरिका ने लगाई है, उसको बुझाने में बहुत वक्त हाथ से निकल गई है। इजराइल के अपने जो वहां के जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब वक्त निकल गया, रिएक्शन हो गया। तो अगर इन रिटर्न इजराइल अटैक करता है, उससे अगर कोई भी दूसरा मुल्क इफेक्ट होगा, तो मेरे ख्याल से सिफारती सतह पर इंसानी हुकूक की अलम बरदारी करते हुए सब जो है वो फलस्तीन को ही सपोर्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से ईरान को ही सपोर्ट करेंगे, मेरा ऐसा कहना है। अरसलान साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। और इस वॉर पे हमारी पैनी नजर रहेगी, एशिया में चौथी वॉर है, एशिया में चौथी वॉर है। अगर आप यूक्रेन और रशिया की वॉर को एशिया मानते हैं तो, हालांकि ना यूक्रेन एशियन कंट्री है, ना वो अमेरिका, ना रशिया एशियन कंट्री है, लेकिन फिर भी चौथी वॉर है ये, और चौथी वॉर जो है बहुत सीरियस बन सकती है। देखते हैं आगे क्या होगा, उम्मीद है कि ये वॉर एस्केलेट ना करे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अरसलान साहब, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन आप करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वेरी मच, गुड बाय।